हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडी वर्ल्ड। हमारे यूट्यूब चैनल एडी वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर जो क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट किए हुए हैं। हम लोग इसको देखिए एनसीईआरटी और प्लस एस चांद दोनों ही तरीके से इसको हम लोग कवर कर रहे हैं। दोनों ही बुक से आप जब इसको मेरे पूरे नोट्स को देखेंगे और पढ़ लेंगे इसको, अब एनसीईआरटी और एस चांद दोनों में से किसी भी क्वेश्चन मतलब चैप्टर के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने में निश्चित रूप से सक्षम रहेंगे। आइए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं इसके आगे के पार्ट को। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में चलते हैं। इसके पहले हम लोगों ने ये देख लिया था किस प्रकार से हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को पहचान सकते हैं कि हमारे आसपास कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। वो प्लेलिस्ट में स्टोर है, आप चाहें तो उसको फिर दोबारा देख सकते हैं। अब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में समझेंगे। सबसे पहला टाइप है केमिकल रिएक्शन का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें दो या दो से अधिक चीज़ें, वस्तुएं, रिएक्टेंट्स जुड़ते हैं और एक प्रोडक्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि हम लोग क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं। जब इसको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है, पानी में मिलाया जाता है, तो हमको सेलेक्ट लाइम मिलता है CaOH2। इसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिल करके हमको एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए यह रिएक्शन जो होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। बाज़ार में आसानी से कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाता है। जो चूना हम लोग खरीदते हैं बाज़ार में, हाँ, चूना जो हम लोग खरीदते हैं वाइट वॉश करने के लिए, वो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है जो सॉलिड स्टेट में मिलता है। जब उसको वाटर में डालते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा कभी न कभी, कहीं न कहीं किसी जगह पर चूना अप्लाई होते हुए, तो घरों में भी होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ट लाइम का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कैल्शियम जो है इसकी वैलेंसी होती है 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है 1। तो हम लोग बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखेंगे, इसका जो वैलेंसी है वो यहाँ आ जाएगा, इसकी वैलेंसी यहाँ आ जाएगी। तो इस तरह से करके इसको लिखेंगे। और इसमें क्या होता है, हीट एनर्जी भी लिबरेट होता है। लेकिन हीट एनर्जी को हम लोग जो है कोई कंपाउंड या सबस्टांस तो नहीं मानते हैं, इसलिए इसमें हम लोग कहेंगे कि सिर्फ एक ही सबस्टांस का फॉर्मेशन हुआ है। अब यह जो रिएक्शन होता है घरों में, हम लोग जब भी ये इसको मिलाते हैं तो कोई ना कोई मेटल के वेसल में, मेटल के बर्तन में ही मिलाते हैं। अगर तो प्लास्टिक वगैरह के बाल्टी में मिलाया जाएगा, हो सकता है प्लास्टिक का बाल्टी गल जाए, लीक कर जाए। तो मेटल के कंटेनर में ही हम लोग इसको कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाते हैं वाटर के साथ। और इसका जो रिएक्शन होता है ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है, हाईली एक्जोथर्मिक, से हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लिबरेट होता है। देखिएगा पानी जो है ना खौलने लगता है, बुदबुदाने लगता है ना। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है, इसको याद रखेंगे। तो such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction। आप लोग जानते हैं कि रिएक्टेंट जो होता है हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं इक्वेशन में रिएक्टेंट को, और एरो के राइट हैंड साइड पर हम लोग प्रोडक्ट को लिखते हैं। तो जहाँ दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, वह रिएक्शन हमारा कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक उदाहरण से इसको समझिएगा, सिलेक्ट लाइम। अब ये सिलेक्ट लाइम क्या हो, वही जो अभी हम लोगों ने बनाया वो सिलेक्ट लाइम है। सिलेक्ट लाइम से जब कार्बन डाइऑक्साइड को लिमिटेड अमाउंट में पास कराते हैं हम लोग, तब बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। और वाटर जो है लिक्विड स्टेट में तो प्रेजेंट रहता ही रहता है पहले से। तो यहाँ फॉर्मेशन सिर्फ एक ही चीज़ का हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का। एक्वस फॉर्म यहाँ पर जब मैंने लिखा है, इसका मतलब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसमें पानी मिला हुआ या पानी में ये घुला हुआ है। तो वाटर कहीं अलग से नहीं आ रहा है, अलग से फॉर्म नहीं कर रहा है। तो यह भी एक एग्जाम्पल होगा कम्बिनेशन रिएक्शन का। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग अधिक मात्रा में पास कराएं तो कैल्शियम कार्बोनेट की जगह कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रोड्यूस हो जाएगा, CaHCO3। ये क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है, वाटर में डिजॉल्व होता है। यह एक तरह के कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट भी है आगे चल के, या पहले भी मैंने अपने लेक्चर में बताया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट कैसे कर सकते हैं लाइम वाटर से गुजार के। विथ वीडियो एक्सप्लेनेशन मैंने इसका आप लोगों को प्रोवाइड कराया हुआ है। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको निश्चित रूप से जाकर देखिए। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, अगर तो सफिशिएंट सप्लाई है ऑक्सीजन का। और अगर इनसफिशिएंट सप्लाई होता है ऑक्सीजन का, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही पॉइजनस गैस है,
क्योंकि हम लोग जानते हैं हम लोग के ब्लड में हेमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। एफिनिटी जो है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ होती है। अगर कहीं कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा होगा और कहीं ऑक्सीजन मिल रहा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ ये ज़्यादा आकर्षित हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड आई मीन कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ इसकी एफिनिटी बहुत ही अधिक होती है। तो अगर कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा होता है तो ये ऑक्सीजन को छोड़ करके कार्बन मोनोऑक्साइड को ही पकड़ लेता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाना शुरू कर देता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में घटने लगती है और शरीर के मुख्य अंग जैसे कि ब्रेन हो गया, इसमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इस वजह से धीरे धीरे करके व्यक्ति जो है सेंसलेस हो जाता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बहुत ही घातक गैस होती है, एक्सट्रीमली पॉइजनस। ये कम्बिनेशन रिएक्शन का ही यह भी उदाहरण है और यह भी उदाहरण है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों का फॉर्मेशन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि हीट एनर्जी देना पड़े हम लोगों को या रिएक्शन मिक्सचर के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाए, तो वो हम लोगों का एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन हम लोगों ने पहले देखा हुआ है, जहाँ पर मैंने आपको दिखाया था एक वेसल था जो कि बेरियम क्लोराइड था जिसमें कि और उस पानी के से सट जाता था बिल्कुल। इसलिए इसको दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद मैं आपको इसका दोबारा एक बार जो है डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ एंडोथर्मिक रिएक्शन का। एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी मिलता है, रिलीज होता है और प्रोडक्ट बनता है, इसको एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। किसी भी चीज़ को जब जलाया जाएगा, किसी भी चीज़ को जब जलाया जाएगा तो वो क्या चीज़ का एग्जाम्पल होगा? एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। कार्बन कंटेनिंग कोई भी चीज़ अगर जल रहा है और अधिक मात्रा में हीट एनर्जी हम लोग को प्रोवाइड कर रहा है तो कोई भी जो फ्यूल होता है वो हीट एनर्जी देता है। तो जितने भी बर्निंग ऑफ फ्यूल्स होंगे वो सभी एग्जाम्पल होंगे किसके? एक्जोथर्मिक रिएक्शन के। आप लोग इसको अगर मेरे तो बताए हुए तरीके से चलेंगे और इसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से 90 प्लस आप लोगों का स्कोर जो है साइंस में होना ही होना है, तय है, कहीं कोई बाधा नहीं है इसमें। आप लोगों को निश्चित रूप से क्या करना होगा, क्वेश्चन आंसर जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, एस चांद के, उसको आप लोग निश्चित रूप से जो है सॉल्व कीजिए। और यही दोनों किताब जो है 10th के लिए तो सबसे बेस्ट बुक्स यही दोनों हैं। इसके अलावा आपको कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप लोग ओसवाल से या अरिहंत की किताब से प्रैक्टिस सेट बनाइए, निश्चित रूप से क्वेश्चन आंसर सेशन कीजिए। अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट बनाएंगे तो उसके बारे में आप लोगों को जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको निश्चित रूप से दे दूँगा। चलिए आगे चलते हैं सिलेबस में। चलिए बहुत अच्छा, सभी जाग रहे हैं। ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ये अमोनियम क्लोराइड है, इन दोनों को मिक्स किया जाएगा। देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन किस तरह से होता है इस चीज़ को समझिएगा। ये ग्लास रॉड को लेकर के इसको मिलाया जाएगा। बहुत टाइम तो ग्लास रॉड में भी थर्मामीटर लगा होता है, उससे भी चेक हो जाता है। इस तरह से ये लिक्विड बदल गया। ये इसमें पानी पहले से गिरा हुआ था और इस पर रख करके मिलाया जा रहा है इसको। तो इसमें लगा हुआ है थर्मामीटर जो टेम्परेचर को पहले से ही बता रहा है। ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड के भी नीचे टेम्परेचर है, 18 डिग्री के आसपास। ये देखिए ये इस तरह से इसमें जम गया बर्फ। ये पानी और जो आपका टेबल है प्लस में ये सॉल्यूशन है, तो ये इतना ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब किया उस वाटर से कि वो वाटर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया सॉलिड स्टेट में, सॉलिड में बदल गया, आइस में बदल गया। अब जैसे फ्रिज में जो काम होता है कि पानी अगर लगा रहता है ग्लास के नीचे और आप उसको रख देते हैं फ्रीजर में तो
वो जम जाता है, पानी जम जाता है तो ग्लास भी साथ में जम जाता है, फिर अलग से उसको मेहनत करके निकालना पड़ता है। तो वही वैसा ही काम यहाँ पर भी हुआ, आसानी से आप लोग समझ सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो आप लोगों ने हमेशा बहुत बार देखा होगा, ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें कि हीट एनर्जी इवॉल्व होता है, दिया जाता है, तो प्रोडक्ट के बनने के समय में वही एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। घर में देखते होंगे जो सिंपली गैस स्टोव पर जो गैस जलता है वह भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जो हमारा एलपीजी गैस है, उस एलपीजी गैस को बर्न किया जाता है और वो बर्न होकर क्या देता है, हीट एनर्जी देता है। ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जनरली जितने भी चीज़ें कार्बन कंटेनिंग चीज़ें जब जलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं, तो उसके साथ में अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी भी इवॉल्व होता है। एक चीज़ और याद रखिएगा यहाँ पर क्या होता है कि अगर थोड़ा बहुत कभी कभी हम लोगों को हीट एनर्जी इन्वॉल्व भी कराना पड़ता है, देना भी पड़ता है, तब जा कर के जो है हमको हीट एनर्जी मिलता है। जैसे बहुत सारा केस में मान लीजिए जैसे कोई कैंडल है, कोई कैंडल अगर है तो वो अपने आप तो नहीं जलने लगेगा, उसको जलाना पड़ेगा। तो कैंडल को जलाने के लिए हम लोग को सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी तो वहाँ पर देना पड़ेगा। हम लोग मैच स्टिक से या किसी भी जलती हुई चीज़ से कुछ ना कुछ तो यहाँ पर एनर्जी देंगे, तभी ये हमारा कैंडल जो है वो जलना शुरू करेगा। तो इसलिए याद रखिएगा कि जो कैंडल का बर्निंग या बहुत ऐसा चीज़ों का बर्निंग होता है वो रिक्वायर करता है कुछ एनर्जी को, हीट एनर्जी को। इसमें याद रखना है कि जो हीट हमको आउटपुट में मिल रहा है, अगर तो वह हीट इनपुट से अधिक है तो हमारा वहाँ पर रिएक्शन जो होगा वो एक्सोथर्मिक होगा। और यदि तो हीट इनपुट जो हम लोग दे रहे हैं वह अधिक है हीट आउटपुट से, तो जो हमारा रिएक्शन हो रहा है वो हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मान लीजिए किसी रिएक्शन में हमने हीट एनर्जी दिया, बाद में हीट एनर्जी मिला भी हमको, लाइटेक फॉर्म में मिल गया, लेकिन जो हम दिए हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को दिए हैं, लेकिन जो हमको प्रोड्यूस होकर मिल रहा है बहुत ही कम हीट एनर्जी हमको प्रोड्यूस होकर मिल रहा है। तो यहाँ पर जो एनर्जी का जो यहाँ पर कहिएगा कि इवोल्यूशन होगा, तो इवोल्यूशन बहुत ही कम होगा। तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक रिएक्शन में ऐसा भी हो सकता है कि हीट एनर्जी दिया भी जा रहा है और हीट एनर्जी इवॉल्व भी हो रहा है। ध्यान ये रखना है कि दिया गया कितना और इवॉल्व हुआ कितना। अगर जो हीट एनर्जी दिया जा रहा है, जो हीट एनर्जी इनपुट है मेरा, वो अधिक है हीट एनर्जी आउटपुट से, तो हमारा जो रिएक्शन होगा वो हमारा हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर जो हमारा हीट एनर्जी आउटपुट है वह अधिक है हमारा हीट एनर्जी इनपुट से, तो वो हमारा हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यही अगर बेसिक चीज़ को याद रखिएगा तो क्लियर है कि आप लोग जो है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के बीच में आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल अभी ये बता ही दिए, बेरियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। और एग्जांपल देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जैसे हम लोग घर में जलता है आइसोब्यूटेन एलपीजी के तौर पे, या मीथेन जो कि मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। मीथेन को जब जलाया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। इसका इस्तेमाल जो है हम लोग फ्यूल के रूप में करते हैं, एज ए फ्यूल मीथेन का इस्तेमाल किया जाता है कार्स में, है ना। जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी डलवाया जाता है, उसका अलग प्लांट हो, जैसे हम लोग के यहाँ पर रिफिलिंग होता है पेट्रोल का, डीजल का, केरोसिन का, तो उस तरह से जो है सीएनजी गैस का रिफिलिंग होता है कार्स में। बहुत सारे कार ऐसी भी बनी हुई आती हैं जिसमें सीएनजी गैस का रिफिलिंग होता है, तो वहाँ पर जो है मीथेन उसमें जो है जलता है, डेरिवेटिव होता है, वह भी अंदर जा करके जल करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस हमारा एग्जाम्पल है किस चीज़ का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। रिस्पिरेशन, जो श्वसन की प्रक्रिया हम लोग करते हैं अपने बॉडी के अंदर, श्वसन की प्रक्रिया करते हैं बॉडी के अंदर इन द सेंस क्या, जैसे ग्लूकोज जो हमारा होता है बॉडी के अंदर वो ऑक्सीजन के साथ मिल करके कहाँ पर, तो बता सकता है कि जो रिस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ से कहाँ पर होती है या कहाँ कहाँ पर होती है। चैट में या आप लोग माइक ओपन करके बता सकते हैं कोई अगर जानते हो तो। रिस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वह बॉडी में कहाँ पर होता है, सेल के किस पार्ट में होता है या किस किस पार्ट में होता है। आई एम वेटिंग, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हाँ जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो होता है, लेकिन पहले होता है साइटोप्लाज्म में। सही बात है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा जो है ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरूवेट में,
जो कि 3 कार्बन एटम कंपाउंड होता है। उसके बाद फिर वो पायरुवेट जो है वह ब्रेक डाउन होता है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। किसकी मदद से, ऑक्सीजन की मदद से, यानी कि टूटता नहीं है बल्कि क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होकर क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है, CO2 प्लस वाटर। वेरी गुड, शुक्रिया, बहुत अच्छे। तो यह जो प्रोसेस होता है, यह प्रोसेस हमारा रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। रिस्पिरेशन भी हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि याद होगा आपको कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है तो एनर्जी में 38 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP जो होता है वो कितना निकलता है, 38 ATP बनता है। इसलिए रिस्पिरेशन हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो याद रखना है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस। एक एग्जांपल और क्या है, डेड और डिकेइंग मैटर का जो डिकम्पोजिशन होता है, या वेजिटेबल मैटर का जो डिकम्पोजिशन होता है, किस चीज़ को बनाने के लिए, कंपोस्ट को बनाने के लिए, तो वह भी किस चीज़ का एग्जांपल होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल होता है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, कंपोस्ट यानी खाद जो होता है वो कंपोस्ट बनाने के लिए वेजिटेबल मैटर का जो डिकम्पोजिशन होता है, ये सब हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन का मतलब ये एक तरह समझिए कि कम्बिनेशन का अपोजिट होता है। कम्बिनेशन में दो या दो से अधिक सबस्टांस मिल करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर अपोजिट होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक सबस्टांस ब्रेक डाउन हो जाता है हीट के एक्शन से या लाइट के एक्शन से या इलेक्ट्रिसिटी के एक्शन से, और टूट करके दो या दो से अधिक कंपाउंड्स में बदल जाता है। फॉर एग्जांपल फेरस सल्फेट सॉलिड स्टेट में प्राप्त होता है हमको। इसका ये अगर आप क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में कहिएगा तो ये होता है आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, FeSO4.7H2O, इसका ये फार्मूला होता है, आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। तो आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को जब हीट किया जाता है तो हीट करने के बाद हमको मिलता है आयरन सल्फेट एनहाइड्रस सॉलिड स्टेट में, जिसमें कि जो है थोड़ा भी वाटर नहीं होता है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में ये एमॉर्फस फॉर्म हो जाएगा। फिर जब इस फेरस सल्फेट को, आयरन सल्फेट को जब हीट किया जाता है तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में हमको देता है आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए यहाँ पर जो है कौन सा रिएक्शन फॉलो हो रहा है, तो आप यहाँ पर कहेंगे कि एक सबस्टांस जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन होकर के दो या दो से अधिक सबस्टांसेस का फॉर्मेशन करा रहा है। इसलिए ये जो रिएक्शन होगा ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उदाहरण होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। तो रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस और ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स इज नॉन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें कि एक रिएक्टेंट टूट जाए और टूट करके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट को बनाए, फॉर्म करे, कहलाएगा कैसा रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको याद रखिएगा। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आयरन सल्फेट जो है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में अपना आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के फॉर्म में रहता है, इसमें कि 7H2O जो है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। फिर जब इसको हीट करते हैं हम लोग 7H2O इससे अलग हो जाता है और ये FeSO4 बचता है एनहाइड्रस फॉर्म में, इसमें कि वाटर की बिल्कुल भी मात्रा नहीं होती है। एनहाइड्रस और क्रिस्टलाइन एमॉर्फस, ये तीन चीज़ों को समझिएगा। कोई भी सॉलिड जो है वह दो तरीके से आपको मिलेगा, या तो क्रिस्टलाइन फॉर्म मिलेगा या तो एमॉर्फस फॉर्म मिलेगा। क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब जैसे कि शुगर के फॉर्म में, सॉल्ट के फॉर्म में घर में होता है। एमॉर्फस जैसे कि आप लोग जानते होंगे पाउडर वगैरह घर में जो होता है, हाँ, जो लिखने पोतने काम आता है लोगों को, वो पाउडर स्टेट में मिलता है। वही पाउडर स्टेट जो होता है वो एमॉर्फस सॉलिड कहलाता है। तो वो भी सॉलिड ही, लेकिन किस फॉर्म में, वो पाउडर्ड फॉर्म में है, तो वो कहलाएगा एमॉर्फस सॉलिड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे कि आपका शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है। एनहाइड्रस क्या होता है, एनहाइड्रस और हाइड्रेट ये दो चीज़ें हैं। एनहाइड्रस का मतलब होता है कि इसके अंदर वाटर की बिल्कुल भी मात्रा नहीं होगी, जीरो मात्रा होगी। वाटर का आप कहिएगा सॉलिड है और फिर भी उसमें वाटर है, तो ये आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में पढ़ेंगे कि सॉलिड के अंदर पानी होता है। ये चैप्टर 2 आपका एसिड बेसिस सॉल्ट जो है उसमें लास्ट ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लास्ट में दिया गया है, या वाटर ऑफ हाइड्रेशन। तो उसमें आपको क्लियरली उसमें समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या है। तो एनहाइड्रस और जो आपका क्रिस्टलाइन होता है इसमें क्या अंतर है,
क्रिस्टलाइन वो फॉर्म हो गया जिसमें कि शुगर या सॉल्ट के फॉर्म में आपको सॉलिड मिलता है। एनहाइड्रस वह फॉर्म हो गया जिसमें कि आपका बिल्कुल भी वाटर नहीं होता है, H2O की कोई भी मात्रा नहीं होती है। जब हीट करके वाटर को हटा दिया जाता है, बिल्कुल कोई भी तरह का वाटर उसमें प्रेजेंट नहीं होता है, तब वह कहलाता है एनहाइड्रस फॉर्म। और अगर पानी की मात्रा हो, जैसे यहाँ पर आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट था FeSO4.7H2O, यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, मौजूद है, तो यह कहलाएगा कैसा, हाइड्रेटेड सॉल्ट या हाइड्रेटेड सॉलिड, जिसमें पानी की मात्रा। यह वाटर मॉलिक्यूल जो है, यह सॉलिड को गीला नहीं करता है, ये इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के काम में आता है। जो भी स्ट्रक्चर है, जैसे मान लीजिए इस तरह से क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है, तो इस क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के काम में आता है। अगर ये नहीं हो तो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर टूट कर कैसा बन जाएगा, पाउडर्ड फॉर्म में चेंज कर जाएगा फिर से। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, खड़ा जाएगा। कभी कभी आप लोगों को इस इक्वेशन से ऐसा पूछा जा सकता है या कहा जा सकता है, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है, ये जो है सफोकेटिंग गैस होता है, सफोकेशन प्रोड्यूस करता है। तो अगर इस रिएक्शन को ऐसे भी कहा जा सकता है कि कोई एजेंट है या कोई एक कंपाउंड है, जब उसको हीट करते हैं तो अपने ऑक्साइड में बदल जाता है और एक गैस इवॉल्व होता है जिसमें कि जिसे सफोकेशन प्रोड्यूस होता है। तो उस गैस का नाम बताइए या उस रिएक्शन का नाम बताइए। तो वो गैस हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड, और वो आपका रिएक्शन हो जाएगा आयरन सल्फेट का डिकम्पोजिशन ऑफ आयरन सल्फेट को गिव आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इस तरह से कभी इसको पूछ लिया जाता है, बताया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको कि मार्बल भी कहते हैं, इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड देता है और कहता है कार्बन डाइऑक्साइड देता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कि दोनों ही रिएक्शन में यहाँ पर हीट करने के बाद रिएक्शन कैरी हो रहा है, यानी कि दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीट और गिविंग हीट एनर्जी, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पर इस दोनों रिएक्शन में हीट एनर्जी देने के बाद ही यह रिएक्शन कैरी हो रहा है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो ये होगा, लेकिन कैसा डिकम्पोजिशन होगा, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल होगा। So this decomposition reaction is an example of thermal decomposition. क्लियर है? अब समझिएगा जरा सा, एक एग्जाम्पल है इसी में थर्मल डिकम्पोजिशन का ही, लीड नाइट्रेट PbNO3 सॉलिड स्टेट में है। जब इसको हीट किया जाता है तो हमको लीड ऑक्साइड मिलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है और ऑक्सीजन गैस मिलता है। लीड नाइट्रेट का क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट शब्द का इस्तेमाल करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। आप लोग समझिए, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब है इसको हीट किया जा रहा है, हीट करके इसको ब्रेक डाउन किया जा रहा है अदर कंपोनेंट्स में, तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उसके द्वारा अलग अलग कंपाउंड फॉर्म किए जा रहे हैं। तो लीड नाइट्रेट का जो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है वो देता है लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। यहाँ पर लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एक खास काम है इस रिएक्शन को पहचानने के लिए, कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है ये ब्राउन फ्यूम देता है, भूरा कलर का धुआं देता है। तो इससे रिएक्शन को कैरिड आउट करके पहचाना जा सकता है। अगर आपको कहा जा रहा है कि कोई रिएक्शन हो रहा है जहाँ पर कि क्या हो रहा है, ब्राउन फ्यूम्स बन रहे हैं, तो अगर किसी को हीट किया जा रहा है और क्या बन रहे हैं, ब्राउन फ्यूम्स बन रहे हैं, तो वो रिएक्शन कौन सा होगा। कुछ अगर हिंट वहाँ पर आपको दिया रहेगा लीड के बारे में, या ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रहा है इससे, ऐसा कहा जाएगा। तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर क्या है, लीड नाइट्रेट है, इसको कि हीट किया जा रहा है जिससे कि लीड ऑक्साइड बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है ये ब्राउन फ्यूम देता है। इस रिएक्शन को हम लोग देख लेते हैं वीडियो इसका। चलिए, लीड नाइट्रेट, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट। तो रिएक्शन यहाँ पर लिखा गया है, वही जो मैंने आपको बताया। ये देखिए, इसमें अलग अलग ऑपरेटर्स को आप लोगों को समझाता हूँ। ये जो देख रहे हैं आप, ये मेरी लेबोरेटरी में पढ़ा हुआ है स्कूल वाले ने। ये जो है, ये आपका टेस्ट ट्यूब होल्डर है और ये आपके टेस्ट ट्यूब्स हैं। ये स्पैचुला है, घर का चम्मच अलग होता है, स्पैचुला थोड़ा अलग होता है। ये जो है बर्नर है, जैसे गैस पाइप लगा हुआ है, इससे बर्न कर रहा है। थोड़ा बहुत वीडियो लैग कर सकता है आप लोगों के नेट के स्पीड की वजह से। ये इसमें जो है लीड नाइट्रेट लिया गया, देखिए सॉल्ट, लीड नाइट्रेट, वाइट सॉल्ट।
कलर वाइट है। ये एक सिंपल सा अगरबत्ती है। इसको हीट किया जा रहा है, देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन कैसे होगा। आप लोग जूम कर सकते हैं पिंच करके अपने अपने स्क्रीन को। ये बॉइलिंग ट्यूब है एक्चुअली, नॉर्मल टेस्ट ट्यूब नहीं तो बॉइलिंग ट्यूब। बोरोसिल कंपनी की आती है ये सब चीज़। इसमें कुछ साउंड प्रोड्यूस होता है, बट ये साउंड यहाँ सुनाई नहीं देगा कि मेरा माइक कनेक्टेड है, मतलब नहीं सुनाई देगा। आप लोग बाद में चाहिए तो उसको निकाल कर देख सकते हैं। देखिए कलर चेंज कर रहा है, अंदर अंदर वाइट से ये चेंज हो रहा है येलो। ये देखिए ब्राउन फ्यूम्स निकल रहा है। अगर तो कहीं ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा तो वो जलती हुई चीज़ को बुझाएगा नहीं। ये इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जलती हुई जो मैजिस्टिक है इसको अंदर लेके जाया गया, ये देखिए जल रहा है ना, ये और जलने लगा। ऑक्सीजन गैस का तो ये प्रॉपर्टी है कि जो है जलती हुई चीज़ों को और जलाता है, बुझाता नहीं है। तो ऑक्सीजन गैस भी इससे निकल रहा है। देखिए समझिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखिए ये जो ब्राउन फ्यूम्स, ये धुआं जो निकल रहा है ब्राउन कलर का, यही ब्राउन फ्यूम्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जो कब प्राप्त हुआ, जब डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ किसका, लीड नाइट्रेट का। तो लीड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन क्या दिया, ब्राउन फ्यूम्स दिया। और क्या हुआ, और यह जो यहाँ पर हम लोगों ने लिया हुआ था, क्या था, लीड नाइट्रेट का कलर वाइट कलर था, वाइट कलर सॉल्ट था। जब ये थर्मल डिकम्पोज हुआ, ये ब्राउन फिल्म दिया। ये ब्राउन फिल्म क्या है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और साथ में ऑक्सीजन दिया। ऑक्सीजन क्या, कैसे मिला ऑक्सीजन, ये जलता हुआ चीज़ को जो आप इसके पास लेके गए, तो ये जलती हुई चीज़ को बुझने नहीं दिया बल्कि और भी जलाया। तो ये ऑक्सीजन का टेस्ट ही तो होता है एक तरह से, समझ लीजिए। तो देखते हैं ब्राउन फिल्म से निकल रहा धुआं, बहुत शानदार। एक एक्सपेरिमेंट में देखिए आप साफ साफ देख पाएंगे ब्राउन फिल्म से किस तरह से निकल रहा है। धन्यवाद इनको भी। मुझे लगता है ये रिएक्शन अब हमेशा आप लोगों को याद रहेगा। इसी तरह से आप 10th में हो, 11th में, 12th में रिलेट कर करके चीज़ों को पढ़िएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। लीड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन, लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दिया। ब्राउन फ्यूम था NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन का उदाहरण था। अब देखिए एक और डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन बाय लाइट। 3 डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप लोगों को पढ़ने हैं, डिकम्पोजिशन बाय हीट, डिकम्पोजिशन बाय लाइट और डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। ये 3 चीज़ें पढ़नी है आप लोगों को। तो डिकम्पोजिशन ऑफ ड्यू टू हीट यानी थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ लिया। अब डिकम्पोजिशन ड्यू टू लाइट देखते हैं, या डिकम्पोजिशन बाय लाइट देखते हैं। जब सिल्वर क्लोराइड को या सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखा जाएगा किसी चाइना डिश में, तो वो अपने कलर को चेंज कर लेगा। किस कलर बदल जाएगा, वो ग्रे कलर का हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज कर जाता है, टूट जाता है, सिल्वर मेटल देता है और क्लोरीन गैस देता है। अगर तो सिल्वर ब्रोमाइड है तो यह सनलाइट में टूट जाएगा, सिल्वर देगा और क्या देगा, ब्रोमीन देगा। इसका इस्तेमाल एक खास जगह इस रिएक्शन का इस्तेमाल होता है, वह है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। याद रखिएगा, इस रिएक्शन का नाम है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। यह उदाहरण है ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का। ठीक है, ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का उदाहरण है कि जब जो है डिकम्पोजिशन बाय लाइट होगा, सिल्वर क्लोराइड को प्लेस करेंगे चाइना डिश में सनलाइट के अंदर में, तो अपने कलर को ग्रे में चेंज कर लेगा। ये उदाहरण होगा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का। देखिए हम लोग देखते हैं किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट होता है। तो डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल डिकम्पोजिशन और डिकम्पोजिशन बाय लाइट, ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं पहले ही। डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का। वाटर का जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो वाटर डिकम्पोज जाता है, टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देने के लिए। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं।
ये रिएक्शन भी आपके साइंस की बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि इलेक्ट्रोलाइसिस किस तरह से होता है, वाटर का किस तरह से उसको कैरिड आउट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, दो ठो ग्रेफाइट का रॉड लिया जाता है और उसको बैटरी के दो टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाता है, एक को स्विच के साथ जोड़ दिया जाता है, एक एनोड बनता है, एक कैथोड बनता है। अब कैटायन और कैथोड, इसे याद रखिए, कैटायन पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, तो कैथोड जो होगा वो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगा, यानी ये कैथोड जो होगा ये माइनस वाला पार्ट होगा, एनोड जो होगा ये प्लस वाला बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा। अब ये ग्रेफाइट रॉड से जोड़ दिया गया है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, दो तो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब को इसके ऊपर रख दिया गया है, इसमें भी पानी है भरा हुआ। जब बैटरी से स्विच को ऑन किया जाएगा, कनेक्टेड स्विच को ऑन किया जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी इससे फ्लो होगी। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो क्या होगा, वाटर का कंपोजिशन जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनकर बना हुआ है वाटर, तो वाटर जो है डिकम्पोज कर जाएगा और करंट के ही इफेक्ट के कारण डिकम्पोज करके अपना सबस्टांस बनाएगा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करके वाटर को या किसी भी सबस्टांस को, किसी लिक्विड को डिकम्पोज किया जाता है, तोड़ा जाता है। ये एक्टिविटी बताया जा रहा है किस तरह से आप इसमें इसको बना सकते हैं, घर पर भी बना सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए। तो दो इस तरह सिंपली घर में जो ट्रिपल एक सेल की जो बैटरी होती है उसके अंदर ग्रेफाइट रॉड पाया जाता है, उस रॉड का भी इस्तेमाल करके, कार्बन रॉड का इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करा सकते हैं वाटर का। तो उसको बैटरी के एक पॉजिटिव टर्मिनल से एक को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देना है और इसको वाटर में डाल देना है। तो कैथोड आपका नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हो जाएगा और एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हो जाएगा। ये ग्रेफाइट रॉड है और ये आपका वाटर। H2O टूटेगा, OH माइनस आयन और H प्लस आयन देगा, फिर ये रिड्यूस होकर के आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देगा। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस जब होता है तो एक कंटेनर पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होता है, एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होता है, एक इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। अब इस बात को ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन गैस जो होता है ये ऑक्सीजन निगेटिवली चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा यानी एनोड पे मिलेगा, और हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज होता है, ऑक्सीजन निगेटिवली चार्ज होता है, तो निगेटिव चार्ज वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज वाला निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और वहाँ पर जाके जमा होगा। इसके टेस्ट तो जानते ही हैं। तो माइनस चार्ज वाला जाएगा प्लस की ओर, प्लस चार्ज वाला जाएगा माइनस की ओर, नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की ओर और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड की ओर। ये HCl का इलेक्ट्रोलाइसिस है, उससे मतलब नहीं था, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग कर लिए, वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से मतलब था। एक टर्मिनल पर, जैसे मान लीजिए एनोड पर आपका ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। कारण यही याद रखना है कि ऑक्सीजन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, तो ये रिड्यूस होगा जाके कहाँ पर, एनोड के ऊपर, और कैथोड जो होगा ये कहाँ पहुँचेगा, सॉरी, और हाइड्रोजन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है तो ये कहाँ पहुँचेगा, ये कैथोड पर पहुँचेगा। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस पद्धति के द्वारा जो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है यह उदाहरण है डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी का। हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराया, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के कारण ही वाटर टूट गया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिया, तो यह कहलाता है प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो आपका वाटर में इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद मिलेगा हमको, उसका वॉल्यूम अगर देखा जाए तो 2 टाइम्स मिलेगा हमको हाइड्रोजन और 1 टाइम मिलेगा ऑक्सीजन, क्योंकि वाटर में जब घुलता है H2O का जब फॉर्मेशन होता है तो 2:1 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, तब जा कर के आपका जो है फॉर्मेशन होता है वाटर का।
अगर मास में देखा जाए तो 1:8 मास में आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा। अभी क्लास 10th के लिहाज से तो ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो क्लास 11th और 12th वाले और ऑन गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप याद रखिएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है बाय वॉल्यूम वो 2:1 होगा, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो बाय मास जो होगा वो 1:8 होगा। निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कैथोड कहलाता है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड कहलाता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का जो डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें एक एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर याद रखिएगा, इनफ है इसके लिए। और ये बहुत सारे जितने भी आप एसिड देख लीजिए, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये सभी उदाहरण एग्जांपल में आ जाएंगे डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी के। जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो सभी सभी डिकम्पोज कर जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराने के बाद, यानी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के बाद वो डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपका जो है, जितने भी तरह के एसिड हैं वो सभी तरह के एसिड इसका एग्जाम्पल होंगे डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी का। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। इसके बाद का रिएक्शन हम लोग का है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, आइए समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहता है कि एक मोर रिएक्टिव मेटल, a more reactive metal displaces less reactive metal from its salt solution. This process is known as displacement reaction. एक अधिक रिएक्टिव मेटल जो होता है वह एक कम रिएक्टिव मेटल को, लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता, हटा देता है। सिंपल सी बात है, मान लीजिए ये ट्रेन की बर्थ पर जिसका रिजर्वेशन नहीं होता है, अगर वहाँ पर अगर आप लोग जाइए जनरल सीट में बैठने के लिए, तो क्या होता है वहाँ पर लड़ झगड़ करके ही सीट प्राप्त किया जाता है। अगर दो लोगों के बीच में अगर लड़ाई हो जाती है सीट के लिए, बर्थ के लिए, तो सिंपल सी बात है जो मजबूत व्यक्ति होता है वो दूसरे को हटा करके वहाँ बैठ जाता है। या क्लासरूम में भी आप लोगों ने अगर ऐसा देखा होगा कि जो ज़्यादा ताकतवर स्टूडेंट रहता है या ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति रहता है वो दूसरे को हटा करके उसकी जगह पर बैठ जाता है, पहुँच जाता है। तो यही सिंपल सा प्रोसेस है कि जो एक्टिव एलिमेंट है या रिएक्टिव एलिमेंट है, जितना ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वह अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है और वहाँ पर जा कर के अपना सॉल्ट बना लेता है। यही प्रोसेस, यही पद्धति जो है ये कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है एक्वस फॉर्म में। अब कॉपर सल्फेट में जिंक को डाला जाता है, तो जिंक सॉलिड स्टेट में डाला जाता है, तो इससे क्या फॉर्म करता है, इससे बनता है जिंक सल्फेट, और कॉपर जो है सॉलिड स्टेट में वहीं डिपॉजिट हो जाता है जिंक के ऊपर। तो यहाँ पर जिंक जो था, देखिए जिंक नीचे है, रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पर ये दर्शाया हुआ है, यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज दर्शाई गई है। तो कैसा रिएक्टिविटी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, यानी कि ऊपर अगर हम लोग जाएंगे तो जितने ऊपर में लिखे हुए एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं अपने नीचे लिखे एलिमेंट्स की तुलना में। जैसे कि अगर पोटासियम की बात करें तो पोटासियम जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद सोडियम रिएक्टिव है, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, लेड, तो हाइड्रोजन को रखा गया बीच में। इसके बाद कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, ये सब लिस्ट रिएक्टिव में आते हैं नीचे वाले, ठीक है। ये सोडियम पोटासियम जो होते हैं मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, ये लिस्ट रिएक्टिव होते हैं, ये मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं। आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सभी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। जब मेटल, ये चीज़ चैप्टर 3 में मेटल्स नॉन मेटल्स जब पढ़ेंगे हम लोग, तो वहाँ पर ये चीज़ पढ़ेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज किस तरह से काम करती है। मान लीजिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, इस कॉपर सल्फेट में हमने क्या डाला, आयरन को डाल दिया। अब आयरन ऊपर है या कॉपर ऊपर है, इस चीज़ को देखिएगा। आयरन है यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज में, कॉपर है यहाँ पर, तो आयरन ऊपर है। आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ से हटा देगा कॉपर को, और खुद जा करके वहाँ पर क्या करेगा, आयरन सल्फेट बना लेगा, और कॉपर डिस्प्लेस करेगा सॉल्यूशन से। यही रिएक्शन जिसमें कि एक एक्टिव मेटल रिएक्टिव मेटल दूसरे को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। उस तरह से लीड कॉपर क्लोराइड में डाला जाएगा, अगर लीड क्लोराइड कॉपर बनेगा। मैग्नीशियम अगर कॉपर सल्फेट में डाला जाए, मैग्नीशियम सल्फेट बनता है और कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। लेकिन अगर कॉपर को हम लोग जिंक सल्फेट में डालते हैं, अब देखिए कॉपर कहाँ पर है, तो कॉपर यहाँ पर है, जिंक कहाँ है, जिंक यहाँ है, यानी जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है। कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है जिंक से,
तो कॉपर अगर लेस रिएक्टिव है जिंक से, तो वह जिंक को यहाँ से इसके सॉल्ट से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। क्लियर है? आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और आयरन अपना सल्फेट बना लेगा FeSO4। क्यूप्रिक सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है, कॉपर 2 सल्फेट। अब आप लोग को यदि याद हो, मैंने पहले पढ़ाया है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो है इसको ब्लू बिट्रॉल भी कहते हैं, CuSO4.5H2O। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिसका मैं कल जिक्र कर रहा था, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या करता है, कलर देता है किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को। तो ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है, इसमें 5H2O 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, यही इसको जो है ब्लू कलर देता है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है स्ट्रक्चर और कलर दोनों इम्पार्ट करता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसका कलर ब्लू है, कॉपर सल्फेट है, इसको इस तरह से टेस्ट ट्यूब में डाल दिया गया है। तो वाटर में मिलाया जाएगा। ये आयरन नेल है, इस आयरन नेल को डिप कर दिया जाएगा इसके अंदर और इसको छोड़ दिया जाएगा। देखिए ये रिएक्शन बहुत स्लो होता है, तो लगभग 1 दिन से अधिक का समय से लग जाएगा। कॉपर जो है रेड ब्राउन कलर का होता है, ये ब्राउन लिखे हैं इनमें, बट रेड ब्राउन कलर होता है। देखिए इसका डिपोजिट होना शुरू हो गया। तो आयरन नेल जो था इसका रंग ही कुछ और था पहले, और अब इसका रंग कुछ और हो जाएगा। तो इसको बाहर निकाला जाएगा, ये देखिए देख सकते हैं इसके ऊपर आयरन नेल की जगह पर क्या कॉपर डिपोजिट होना शुरू हो गया। ये चीज़ समझिएगा कि जो सॉल्ट बनता है इसमें से कॉपर कहाँ बाहर नहीं चला जाता है, ये कॉपर यहीं जो इसके अंदर हमने सॉलिड डाला हुआ है, इस सॉलिड के ऊपर इस तरह से डिपोजिट होता है। ये रिएक्शन है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच में, जो आपको देगा आयरन सल्फेट और कॉपर। ये आपका फॉर्म किया कॉपर। बहुत समय तक ये ऐसे पड़ा रहेगा तो धीरे करके जो है इसी पर जम जाएगा। ये हमारा यहाँ पर क्या था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। इसमें क्या हुआ, डिस्प्लेस हो गया, आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। देखिए यहाँ पर आयरन सल्फेट बना और कॉपर बना सॉलिड स्टेट में। ये कॉपर जो है उसी आयरन नेल के ऊपर जाकर के डिपॉजिट होता है।
इस तरह से ये रिएक्शंस जो है याद रखेंगे, जिंक का कॉपर के साथ, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट के साथ जिंक सल्फेट और कॉपर देगा। मोर रिएक्टिव मेटल इसमें याद रखना है, मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज होता है आयंस का रिएक्टेंट्स के बीच में। जैसे मान लीजिए सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है। अब सोडियम सल्फेट में कौन कौन सा आयन है? तो एक तो सोडियम आयन है Na+, और दूसरा कौन सा आयन है? सल्फेट आयन है SO4 डबल माइनस। यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। बेरियम क्लोराइड जब टूटेगा ये क्या देगा? बेरियम देगा Ba++, और क्लोरीन टूटेगा क्या देगा? Cl-। अब यहाँ पर सोडियम जो है यह प्लस है, यह जाकर के जुटेगा किसके साथ में? क्लोरीन के साथ में। और बेरियम ये किसके साथ में जुटेगा? सल्फेट के साथ में। तो यहाँ बनेगा सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। बनेगा सोडियम बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज होता है आयन का, इसका आयन जो है दूसरे वाले के साथ एक्सचेंज हो गया और इसके आयन का इस वाले के साथ। सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब स्टेट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिएगा, सोडियम सल्फेट जो है ये एक्वस स्टेट में है, बेरियम क्लोराइड जो है ये भी एक्वस स्टेट में है, बेरियम सल्फेट जो है ये सॉलिड स्टेट में है, और सोडियम क्लोराइड जो है ये एक्वस स्टेट में है। सॉलिड स्टेट में बनने का मतलब क्या है? बेरियम सल्फेट यहाँ पर सॉलिड स्टेट में बना है, इसका क्या मतलब है? व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस? इससे क्या समझ में आता है? बेरियम सल्फेट का अगर तो स्टेट सॉलिड है तो बताइए सर, चैट तो बताइएगा, चैट तो चैट पर कुछ नहीं है, ऐसे बोल के बताइए साउंड से। बेरियम सल्फेट यहाँ पर सॉलिड स्टेट में है, इसका क्या मतलब है? इसका हाँ, इसका सिंपल मतलब है कि ये क्या है? प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है। जो आप लोग पढ़े हुए हैं आप लोगों को जवाब देना चाहिए। जो बेरियम सल्फेट है ये सॉलिड स्टेट में है। सॉलिड स्टेट का मतलब क्या है? यह वाइट कलर्ड सॉलिड है। वाइट कलर्ड सॉलिड है, इसका मतलब ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, और जो इनसॉल्युबल होगा तो क्या बनाएगा? प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इसके पहले हम बताए थे आप लोगों को एग्जाम्पल दे करके, कैल्शियम ऑक्साइड वाले में दिए थे। कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराने के बाद, CaOH2 + CO2 gives CaCO3, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल था। तो विद्यार्थियों को सोशल मीडिया चलाने की जरूरत नहीं हो रहा है। अब देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता क्या है? बेरियम सल्फेट ये बताया प्रेसिपिटेट के रूप में फॉर्म कर गया। वैसा रिएक्शन जिसमें कि एक इनसॉल्युबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड, जो कि प्रेसिपिटेट कहलाता है, वही रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड यह क्या है? यह एग्जाम्पल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, लेकिन यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज हुआ आयंस के बीच में, इन दोनों के आयंस का एक्सचेंज हुआ। इसका सोडियम आयन इसके क्लोराइड आयन के साथ मिलकर के सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किया, और इसका सल्फेट आयन इसके बेरियम के साथ मिलकर के बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन किया। यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ, यानी एक ऐसा रिएक्शन हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ साथ क्या हुआ? यह सॉलिड स्टेट में तो था ही था,
यानी प्रेसिपिटेट फॉर्म किया, तो यह प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। तो ज़्यादातर अगर कहा जाए तो मोस्ट ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होते हैं तो वो जो है हमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में ही मिलते हैं, जबकि साथ में मिलते हैं। सभी नहीं, कुछ बहुत सारे नहीं मिलेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच की रिएक्शन। मुझे नहीं लगता इससे बेहतर तरीके से पढ़ा पाना संभव है कहीं पर भी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में भी। इस तरह से आप अगर देखते हुए पढ़ेंगे तो वीडियो, तो आपको निश्चित रूप से हमेशा ज़्यादा याद रहेगा। ये देखिए, इस तरह से इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, वाइट कलर्ड इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट यहाँ फॉर्म किया जब मिलाया गया। एक तरफ जो है बेरियम क्लोराइड इसमें लिया गया है, 400 ml या 80 ml का जो आपका कॉनिकल बीकर है, इसमें लिया गया है। और इस टेस्ट ट्यूब में आपका क्या है, सोडियम सल्फेट है। तो ये सोडियम सल्फेट इस टेस्ट ट्यूब में देखिए बिल्कुल कलरलेस सॉल्यूशन है ये, और इसमें बेरियम क्लोराइड को डाला जा रहा है। ये भी कलरलेस सॉल्यूशन था। दोनों का कलरलेस सॉल्यूशन जब मिलेगा एक दूसरे के साथ में, तो फॉर्मेशन यहाँ पर क्या होगा, आयंस का एक्सचेंज होकर के यहाँ बनेगा बेरियम सल्फेट। यह जो बेरियम सल्फेट होगा सॉलिड प्रेसिपिटेट होगा, यही सॉलिड प्रेसिपिटेट है। ये डिजॉल्व नहीं हुआ है इसमें, इसको बहुत देर तक छोड़ दिया जाए, ये धीरे धीरे करके सेटल डाउन हो जाएगा। सेटल डाउन हो जाएगा, ऊपर का वाटर क्लियर हो जाएगा, नीचे में जमा हुआ जैसा दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए बालू को अगर पानी में डाल दिया जाए, या ऐसी मिट्टी पानी में डाल दी जाए जो कि थोड़ी देर तक जो है उसमें घुली हुई रहे, फिर धीरे धीरे करके सेटल हो जाए, उसमें पार्टिकल सारे सेटल हो जाए नीचे, तो वो अभी प्रेसिपिटेशन का ही एग्जाम्पल एक तरह से कह सकते हैं उसको भी। तो ये एग्जाम्पल था। चलिए फाइनल क्लास में चल रहे हैं, लास्ट टॉपिक करेंगे हम लोग। अब ऑडियो क्लियर है? ऑडियो अब क्लियर है सबको? सभी बताइए, ऑडियो क्लियर है सबको? टेंशु आप नेट ऑन ऑफ कीजिए, आपका नेट का प्रॉब्लम है, क्योंकि सभी का ऑडियो क्लियर आ रहा है, देखते हैं। बाद बाकी जो नेट पे बिजी हैं दूसरे ऐप्स पर जाके बताइए, ऑडियो आ रहा है? कुछ विद्यार्थी तो सो ही जाते हैं लगता है, इसलिए कल हम लोग कल से जो है क्लास करेंगे, वो वीडियो ऑनलाइन वीडियो क्लास होगा, वीडियो आप लोग का ऑन रहेगा। चलिए, सो नहीं गए। तो डबल डिस्प्लेसमेंट और इसके साथ में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दोनों ही हमको लगता है कि अब क्लियर है। इस टॉपिक का जो सबसे लास्ट पार्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसको समझ लेते हैं। इसके बाद फिर एक बार एनसीईआरटी ओपन करके आप लोगों को हम दिखा देंगे जितने टॉपिक्स कवर हुए हम लोगों के। 1 ग्राम कॉपर पाउडर को एक चाइना डिश में लेकर के हीट किया गया। ये चाइना डिश है, इस चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर पाउडर, समथिंग ब्राउन कलर कॉपर पाउडर होता है, इस तरह से ब्राउन कलर पाउडर को लेकर के क्या किया गया, हीट किया गया।
तो हीट करने के बाद क्या देखा गया कि जो कलर था इस ब्राउन कलर जो था, ये ब्राउन कलर कॉपर पाउडर का चेंज हो गया और वहाँ पर ब्लैक कॉपर ऑक्साइड फॉर्मेशन किया, यानी ये चेंज करके ब्लैक कलर्ड पाउडर में बदल गया। ब्राउन कलर पाउडर जो था बदल के ब्लैक कलर में हो गया। ये एक एक्सपेरिमेंट है जहाँ पर कि कॉपर पाउडर को जब हीट किया जाता है तो वो ब्लैक कॉपर टू ऑक्साइड से कोटेड हो जाता है, उसका रंग बदल करके ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम ब्राउन टू रेड हो जाता है। क्वेश्चन है व्हाई हैज दिस ब्लैक सबस्टांस फॉर्म, यह जो ब्लैक कलर है ब्राउन से जो ब्लैक बदल गया, तो वो ब्लैक कलर कंपाउंड क्या था और ये ब्लैक कलर क्यों फॉर्म किया। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो जुड़ जाता है कॉपर के साथ और कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि ब्लैक इन कलर होता है। कॉपर में ऑक्सीजन का जुटना कब, जब हम लोग हीट दे रहे हैं कॉपर ऑक्साइड बनाने के लिए, यह एग्जाम्पल होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। अब अगर इसके ऊपर से हम लोग हाइड्रोजन गैस को पास कराएं, अगर इस पर से क्या किया जाए, हाइड्रोजन गैस को पास कराया जाए, तो हाइड्रोजन गैस से क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड जो है उसका ऑक्सीजन हट जाएगा और वापस कॉपर ऑक्साइड से हमको कॉपर मिल जाएगा। यह कॉपर जो है फिर रेड ब्राउन कलर का होता है, तो जो ब्लैक सबस्टांस फॉर्म किया था वह फिर बदल जाएगा किसमें, रेड ब्राउन कलर्ड कॉपर में, तो कॉपर हमको दोबारा मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है जुड़ करके क्या किया, ऑक्सीजन को इससे बाहर निकाल दिया और वाटर का फॉर्मेशन कर दिया, यानी ऑक्सीजन का हटना, ये कहलाएगा रिडक्शन रिएक्शन। तो दो चीज़ें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुटना या हाइड्रोजन का हटना, दो चीज़ याद रखिएगा। अगर कोई सबस्टांस ऑक्सीजन को तो गेन कर रहा है या फिर हाइड्रोजन को लूज कर रहा है, दोनों ही चीज़ याद रखना है कि यदि तो गेन करता है ऑक्सीजन को और लूज करता है हाइड्रोजन को। क्लास 11th गोइंग स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन तो पढ़ना ही पढ़ना है, बैलेंसिंग करना और ये सब चीज़ें आप लोगों को पढ़ना है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने, ये सभी चीज़ें सीखनी है 11th में। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन के टॉपिक पर। तो कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके और कॉपर और वाटर फॉर्म करना, वाटर जो होता है वो वेपर के फॉर्म में होता है, गैसेस स्टेट में स्टीम के फॉर्म में होता है। तो जब भी कोई सबस्टांस ऑक्सीजन गेन करता है कहलाते हैं वो सबस्टांस जो है ऑक्सीडाइज हो गया और वहाँ रिएक्शन कौन सा हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। और जब कोई भी सबस्टांस हाइड्रोजन को लूज करेगा तो कहा जाएगा कि वो ऑक्सीडाइज हो गया। दोनों ही केस में ऑक्सीजन को या तो गेन करे या तो हाइड्रोजन को लूज करे, दोनों ही केस में क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और जो रिएक्शन उस वहाँ पर हो रहा होगा वह रिएक्शन कहलाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर कोई सबस्टांस ऑक्सीजन को लूज करता है तो वो कहेंगे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, यानी कहीं से अगर ऑक्सीजन निकल रहा है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था, इसके लिए कैसे पता चलेगा, रिएक्टेंट से जाएंगे कहाँ, प्रोडक्ट के साइड पर। कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड से क्या बना, कॉपर बना, यहाँ ऑक्सीजन क्या हुआ, हटा। ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या हुआ, रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन हुआ। रिएक्शन जो कि यहाँ पर हो रहा है वो रिडक्शन रिएक्शन हुआ और यहाँ पर क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। कौन रिड्यूस हुआ, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ। किसमें को रिड्यूस हुआ, कॉपर में। तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस टू कॉपर, यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन रिएक्शन हुआ। और साथ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे हुआ, हाइड्रोजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन जुट गया, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया, क्या बन गया, ऑक्सीडाइज हो गया, वाटर बन गया। तो ऐसा रिएक्शन जहाँ पर कि ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन occurs, such type of reaction in which oxidation as well as reaction occurs is known as termed as redox reaction। बोलिए इसमें कहीं कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो पूछ लीजिए, शर्माने से नहीं काम चलेगा कि हम कैसे पूछेंगे, नहीं समझ में आया तो। जिसको नहीं समझ में आ रहा है कोई पॉइंट वो उस चीज को पूछिए। अगर सब समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है तो फिर नो डाउट लिखिए, तो आगे बढ़ेंगे तब।
तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है थोड़ा सा समझने में समय लगता है नए स्टूडेंट्स को। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो होते हैं, तो याद ये रखना कि ऑक्सीजन का जुटना या हाइड्रोजन का हटना दोनों ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। और आपका ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुटना, यह रिडक्शन रिएक्शन होगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे का कहिए तो अपोजिट होता है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। यहाँ पर एक और रिएक्शन लिख के इसको समझाने का प्रयास किया हूँ मैं। ये है MnO2। MnO2 को जब HCl देते हैं, या MnO2 और HCl को जब मिलाते हैं MnCl2 बनता है, मैग्नीज ऑक्साइड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीज क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा और क्लोरीन गैस यहाँ से इवॉल्व होता है। यहाँ पर देखिए MnO2 में ऑक्सीजन जुटा हुआ है, MnCl2 में ऑक्सीजन हटा हुआ है। तो ऑक्सीजन का हटना कौन सा रिएक्शन होगा? रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पर HCl में हाइड्रोजन है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर H2O में ऑक्सीजन है, तो HCl जो है कन्वर्ट हुआ किसमें? H2O में, ऑक्सीजन प्राप्त करके ऑक्सीजन को जुटा यहाँ पर। यह रिएक्शन कौन सा होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो यह रिएक्शन ओवरऑल क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है कहलाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ क्या करेगा? इसका ऑक्सीजन को कार्बन अपने में जोड़ लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा और यहाँ से जिंक जो है ये रिड्यूस हो जाएगा। तो रिडक्शन का इस्तेमाल मेटलर्जी में किया जाता है। मेटलर्जी वह ब्रांच साइंस की जिसमें कि मेटल्स का एक्सट्रैक्शन रिफाइनिंग पढ़ते हैं हम लोग। और आप लोगों के थर्ड चैप्टर में, साइंस की केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर में मेटलर्जी है, इसको पढ़ना है मेटलर्जी को आप लोगों को। जिंक ऑक्साइड जो है यहाँ पर क्या हुआ? इससे ऑक्सीजन हटा और जिंक का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि ये रिड्यूस हुआ यहाँ से जिंक ऑक्साइड किसमें? जिंक में। और कार्बन जो है ये ऑक्सीजन को लेकर क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया, क्या बना दिया? कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है एज वेल एज ऑक्सीडेशन हो रहा है, यह रिएक्शन हो जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पेयर यानी रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें यहाँ तक बताइए? चलिए, कोई डाउट हो तो बोलिए। सर हिलाते हुए हाँ नहीं बोलना है, या ऐसे हाँ करते हुए ना नहीं बोलना है। चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, ये स्टार्टिंग में ही देखे थे हम लोग। मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है, क्या फॉर्म करेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा, MgO, और साथ में हीट और लाइट एनर्जी देगा। यह रिएक्शन कई बार जो है आपकी किताब में दिया हुआ है। तो जब भी मैग्नीशियम रिबन जलता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो डेजलिंग व्हाइट लाइट देता है। लेकिन एक चीज और है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले इसको जो है सैंड पेपर से साफ करना पड़ता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले सैंड पेपर से साफ करना पड़ता है। कोई रीजन बताइए, रीजन कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है? क्यों मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब करना पड़ता है जलाने से पहले?
ठीक है, रक्षिता सही बोल रहे हैं आपको। और कौन बताएंगे? नेहा, नेहा बताइए, क्यों सैंड पेपर से रब किया जाता है मैग्नीशियम को या मैग्नीशियम रिबन को? नेहा है हम लोग के साथ में? मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्यों रब करना पड़ता है जलाने से पहले? ऑक्साइड के लिए, हटाने के लिए। अच्छा, अदिति, अदिति बताइए। आलोक, आलोक, अदिति, दोनों में से कोई बताइए। हम लोग के साथ आप लोग, अच्छी बात है। स्नेहा, बताइए। बोल नहीं रहे हैं, आवाज आ नहीं रहा है। ये तो कॉमन ही आंसर है। श्रुति, श्रुति बताएं। ठीक, कॉमन है सबका आंसर, ठीक है। क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे गैसेस हम लोग के सराउंडिंग में मौजूद हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, आपका ऑक्सीजन है। ये सभी जो है मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, और मेटल्स के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं या कार्बोनेट्स बनाते हैं। तो मैग्नीशियम मेटल जो है, इसके ऊपर पहले से ऑक्साइड या कार्बोनेट के लेयर जो है वो जमी होती है। तो सैंड पेपर से इसलिए रब किया जाता है, सैंड पेपर से इसलिए रब किया जाता है ताकि जो भी उसके ऊपर ऑक्साइड का या कार्बोनेट का लेयर होगा तो वह हट जाएगा, और तब वह जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाएगा तो बहुत ही अच्छे से जलेगा। तो प्रॉपर वे में मैग्नीशियम को जलाने के लिए सैंड पेपर से रब किया जाता है, ताकि उसके ऊपर के ऑक्साइड और कार्बोनेट के लेयर को हटाया जा सके। सही है, क्लियर है। फिर उसके बाद जब उसको जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, हीट देता है और लाइट देता है। चलिए वीडियो के माध्यम से इस चीज़ को दिखाते हैं। छोटा सा मैग्नीशियम का टुकड़ा काट के रखा गया है। अब अंतर आप लोगों को समझ में आ रहा हो। ये देखिए कितना ब्राइट है, ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है, चमक रहा है बहुत ज़्यादा। और ये जो कॉइल है मैग्नीशियम का, यह डार्क है, यानी इसके ऊपर लेयर जो है ऑक्साइड का या कार्बोनेट का पहले से चढ़ा हुआ है।
इसलिए जो है डर्टी दिखाई दे रहा है आपको, या ग्रे दिखाई दे रहा है, डार्क ग्रे, जबकि यह बिल्कुल चमक रहा है क्योंकि इसको सैंड पेपर से पहले ही रब कर लिया गया है। ठीक है, देखते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोग को ऐसे देखने से। ये बर्नर है, बोनसन बर्नर, ये टॉन्ग्स है, इसको जला के दिखाएंगे भी आपको। रिएक्शन वेक्शन तो पता ही है हम लोगों को, इसको देखने की जरूरत नहीं है। इसको इस तरह से जलाया जाएगा। नाजुक मेटल होता है, पतला अगर इसका अगर हो तो हाथ से भी तोड़ा जा सकता है इसको। ये देखिए, इसको जलाया जाएगा सिंक की वजह से। जल रहा है, कितना तेज जल रहा है, व्हाइट लाइट दे रहा है, देख रहे हैं? ये देखिए, जैसे मतलब वेल्डिंग में जिस तरह से लाइट निकलती है, कितनी तेज लाइट होती है, उस तरह की लाइट जैसे इनको मिलता है। और जल करके ऐश बचा है। देख रहे हैं ये ऐश कैसा है, वाइट ग्रे कलर्ड, वाइट समथिंग, वाइट समथिंग ग्रे। तो इस तरह से जो है हम लोग देखें कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हीट एनर्जी निकलता है, लाइट एनर्जी, देखिए इमेंस लाइट एनर्जी निकला, तो इसलिए इसका इस्तेमाल जो है फायर क्रैकर्स में किया जाता है। तो रॉकेट अगर ऊपर जाकर, या कितने आवाज़ वाले, 7 आवाज़ वाले, 10 आवाज़ वाले, 20 आवाज़ वाले, 100 आवाज़ वाले पटाखे वगैरह होते हैं, तो ऊपर जा करके लाइट, बहुत इमेंस लाइट देते हैं, तो उसमें भी मैग्नीशियम का इस्तेमाल किया जाता है। क्रोजन क्या होता है? क्रोजन का मतलब होता है जंग लगना। आयरन जो है जनरली क्या होता है, रस्ट, यानी कि रस्टिंग होता है आयरन के अंदर, वो भी एक क्रोजन का ही पार्ट है। कोई भी मेटल्स पर अगर अटैक हो जाए किसी सबस्टांस के द्वारा जो उसके चारों ओर है, जैसे मॉइस्चर हो गया, एसिड हो गया, तो कहा जाए कि वह सबस्टांस करोड हो गया, और यही प्रोसेस कहलाएगा कोरोजन। आयरन में रस्टिंग होता है, रस्टिंग एक कोरोजन का ही एग्जाम्पल है। मेटल को अगर खुला में छोड़ दिया जाए, हवा से, मॉइस्चर से, एसिड से रिएक्ट करके क्या होता है, खराब हो जाता है। तो डिग्रेडेशन जो होता है उस ऑब्जेक्ट का, वही कहलाता है कोरोजन। आयरन के ऊपर रेड ब्राउन लेयर बन जाता है, जिसको हम लोग रस्ट कहते हैं। कॉपर है, कॉपर के ऊपर भी जो है कार्बोनेट का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, इन सब चीज़ों का लेयर बन के वो जो है ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए इस तरह से मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं और उसका कलर जो है कॉपर का खराब होता है, ग्रीन कोटिंग बन गया इसके ऊपर। कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड दोनों का लेयर फॉर्म किया। नेचर बेसिक, फिर ये तो मेटल्स वाले पार्ट में पढ़ाएंगे आप लोगों को। फिर इसको सैंड पेपर से रब करना होता है, या परमानेंट से, लाइम से, किसी एसिड से रब करेंगे, तो एसिड जो है कॉपर कार्बोनेट को डिजोल्व कर देगा, एसिड प्लस बेस सॉल्ट और वाटर के फॉर्म में यूटिलाइज हो जाएगा, और वापस जो साइन है वो वेसल का बरकरार हो जाएगा। सिल्वर के आर्टिकल्स जो होते हैं उनके ऊपर भी जो है ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म कर जाता है। वो ऑक्सीजन के साथ चलने रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, इन सभी के साथ जो है ज़्यादातर रिएक्ट करते हैं, और इसलिए उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का जो है कोटिंग चढ़ जाता है। ये सभी कोरोजन ही है, मेटल्स का कोरोजन ही है। स्पेशली आयरन में जब जो है कोरोजन होगा तब उसको रस्टिंग कहते हैं। एल्यूमिनियम में भी उसी तरह से एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। एक खास बात क्या है कि एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है, वो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो है वह बैरियर का काम करता है, वह ऑक्सीडेशन से बचाता है। ये एक फ़ायदा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, कि एल्यूमिनियम, एक बार एल्यूमिनियम में ऑक्सीडेशन होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का परत फॉर्म करता है, लेकिन उसके बाद फिर जो है वो फर्दर ख़राब नहीं होता, करोड नहीं होता है। क्या कर सकते हैं, ऑयल ग्रीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि जो भी मॉइस्चर है उनके संपर्क में मेटल्स नहीं आएंगे, उससे बचा सकते हैं। पेंट कर सकते हैं हम लोग, घरों में जो भी आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, उसको पेंट करते हैं। उस पेंट करने से क्या होता है, वो कोरोजन से, रस्टिंग से बचे रहते हैं। और क्या कर सकते हैं, एक कोरोजिव मेटल का नॉन कोरोजिव मेटल के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, लेयर चढ़ा सकते हैं। जैसे आयरन को जिंक में डाल दिए, एनोडाइजिंग कहलाएगा ये प्रोसेस, जिसमें आयरन के ऊपर क्या हुआ, जिंक
चढ़ गया। अब जिंक जो है डैम्प एयर यानी मॉइस्चर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो ये खराब भी नहीं होगा। प्रोसेस कर रहेगा आपका गैल्वेनाइजेशन, प्रोसेस कहलाएगा गैल्वेनाइजेशन। एल्यूमिनियम की परत चढ़ाएंगे तो एनोडाइजिंग होगा। टिनिंग, यह भी एक प्रक्रिया है कोरोजन से बचाने के लिए। कॉपर के ऊपर जो है ग्रीनिश कोटिंग हो जाती है उसके ऑक्साइड्स वगैरह के कारण, ये पॉइजनस होता है। तो क्या करते हैं हम लोग, सम अमाउंट ऑफ टिन का जो है लेयर इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, कॉपर के ऊपर, एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की पत्ती परत बनती है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस पद्धति के द्वारा इसमें जो है ऑक्साइड फिल्म प्रोड्यूस किया जा सकता है। यह ऑक्साइड भी, जो कॉपर का ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होगा, यह भी क्या करता है, बचाता है कॉपर को या एल्यूमिनियम को फर्दर करोड होने से। गोल्ड प्लेट कर सकते हैं, सिल्वर प्लेट कर सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, इसका मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, आप लोग वो चैनल से देखिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्रोमियम या निकेल का परत चढ़ा देंगे इसके ऊपर, आयरन या स्टील के ऊपर। इसके बारे में आप लोगों को ब्रीफ मिल जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। चैनल पे आप लोग चले जाएंगे और वहाँ पर प्ले लिस्ट में, इसमें आप लोग देखिएगा क्लास 8 वाले में होगा, ये केमिस्ट्री में भी मिल जाना चाहिए। एट्थ या 9th पार्ट के आसपास मिलना चाहिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस जो है। ये मेटल एंड नॉन मेटल वाले पार्ट में है। ये कोरोजन ऑफ कॉपर, कोरोजन ऑफ सिल्वर, कोरोजन के ऊपर पूरा लेक्चर मैंने वीडियो उसमें कवर किया हुआ है। मेटल्स नॉन मेटल्स पार्ट 9 है, पार्ट 8 है, पार्ट 7 है। इन सभी पार्ट को आप लोग देखिए तो आपका कोरोजन वाला पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग लास्ट वाला होगा, पार्ट 10 वाला आई थिंक, या बीच में भी हो सकता है। तो उसको आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये कोरोजन और तो अभी आप लोगों को पूरा जानकारी लेना है 100%। इसमें आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि आधा अधूरा जान करके छोड़ देते हैं, वो काम नहीं कीजिएगा। जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसका पूरा 100% जानकारी ले लीजिएगा। चलिए देख लीजिएगा, आप लोग ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा आप लोगों को। रस्ट के बारे में, रस्ट क्या होता है, रस्टिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें कि रस्ट बनता है। रस्ट क्या है, रस्ट हाइड्रेटेड ऑक्साइड होता है आयरन का, आयरन के ऊपर जो ब्राउन कलर का एक परत चढ़ जाती है, ये रस्टिंग कहलाता है। और रस्ट का फॉर्मेशन होता है, रस्ट का फार्मूला Fe2O3.XH2O होता है। याद रखना है ये सब चीज़ों को। रस्टिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है कोरोजन का, स्पेशली किस में होता है, आयरन में होता है रस्टिंग। यही रस्ट फॉर्म करता है Fe2O3, और इसके साथ में कुछ वाटर का मॉलिक्यूल रहता है। सिल्वर में कोरोजन होता है, ग्रीन कलर का लेयर या सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, इस वजह से हो जाता है। कॉपर के ऊपर कोरोजन होता है तो ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। कहीं कहीं ग्रीन कलर भी बनता है, जैसा अभी मैंने दिखाया वीडियो में आप लोगों को। तो इस तरह से आप लोगों का, हमको लगता है ये चैप्टर जो है यहाँ पर एंड हो जाता है।